अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट के साथ मैं हूं जलीबी। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है वो है कंपनीज एक्ट 2017, उसके खदोखाल क्या है, क्योंकि कारपोरेट सेक्टर जो सबसे ज्यादा टैक्स अदा करता है और सबसे ज्यादा मसाइल भी उसी के हैं। हुकूमत उनके मसाइल के तदारक के लिए क्या कर रही है। दूसरे, आए रोज नई नई अमेंडमेंट्स आ रही हैं, बिल आ रहे हैं, SRs आ रहे हैं, टैक्स अहदाफ हैं, हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ और ये टैक्स अहदाफ कहाँ तक हुकूमत कामयाब होगी, FBR कहाँ तक कामयाब होगा। पेपरलेस टैक्सेशन के हवाले से हुकूमत ने, FBR ने बहुत से दावे किए। हुकूमत या FBR SECP कहाँ तक कामयाब हुआ, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शेख खुर्रम अब्बास साहब, आप कारपोरेट लॉयर्स हैं, उनके साथ मौजूद हैं ताहिर बशीर मुगल साहब, आप एडवोकेट हैं, पाकिस्तान टेस्ट बार एसोसिएशन के नायब सदर हैं, और मुझे ज्वाइन करेंगे ईशान इजाज साहब, आपका ताल्लुक KPMG के पार्टनर हैं और ICAP के नायब सदर हैं। सबसे पहले खुर्रम अब्बास साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर, जो कंपनीज एक्ट 2017 है, इसके असल में खदोखाल क्या है और इसका मकसद क्या था बनाने का, और आज हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, इसका मकसद तो बज़ाहिर दो चीज़ें होती हैं। जब इस तरह का कोई भी लॉ आता है, किसी बिजनेस एंटिटी को रेगुलेट करना है, तो मकसद दो ही ब्रॉडर जो स्टेटेड मकसद होते हैं। एक ये कि वो जो एंटिटीज़ हैं वो ग्रो करें और डेफिनेटली रेगुलेट हों, एक फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बने, और इस तरह से रेगुलेट हों कि फ्रॉड और इकोनॉमी को नुकसान पहुँचाने वाले असबाब जो हैं वो मिटिगेट हों। तो ये दो ब्रॉडर पर्पस होते हैं। लेकिन 2017 का जो है वो एक तरह से उसे मॉडर्नाइजेशन भी की गई है। इंटरनेशनल हमारी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हैं जिनको मीट हमने करना है, तो हमें अपने मुल्क के अंदर एक माहौल शो करना है उस किस्म का इकोनॉमिक। इसके लिए उसके साथ अलाइन करने के लिए हमें इंटरनेशनल हमारी लायबिलिटीज़ हैं और जो एनवायरनमेंट है उसके साथ अलाइन करने के लिए हमें कंपनीज एक्ट 2017 लाना पड़ा। ये बेसिक ब्रॉडर बातें हैं, अदरवाइज तो इसमें देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सब्जेक्ट्स जिन पे बात हो सकती है। अच्छा, ये हुकूमत ने इसमें डिजिटलाइजेशन लाने के लिए कारपोरेट सेक्टर के लिए, उसमें हुकूमत और SECP कहाँ तक कामयाब हुआ है? क्योंकि FBR ने भी, उसमें भी अरबों रुपए लगाए गए, लेकिन वो तो आज तक खातर खा नताइज वहाँ से तो नहीं मिले। आज भी FBR के अफसरान बार बार रिकॉर्ड ही मांगते रहते हैं। तो SECP की और कारपोरेट सेक्टर की क्या सूरत हाल है? देखिए, जो 25 सितंबर 2024 में इसी साल इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, कंपनीज रेगुलेशंस आई हैं, जिसके तहत इन्होंने कंप्लीट डिजिटाइजेशन कर दी है। दैट इज इन अकॉर्डेंस विद इन परसुएंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है अब इन्होंने, और डिजिटाइजेशन इस तरह से की गई है कि किसी भी किस्म की अब जितनी भी कॉर्पोरेट कंप्लाइंसेस हैं वो सारी डिजिटल प्रोसेस से हैं। कोई भी यानी पेपर जो हार्ड फॉर्म में जितनी फाइलिंग्स थी वो ख़त्म कर दी गई हैं। अब आपको डिजिटल प्रोसेस में आपको उसके पोर्टल पे जाके अपना एक पासवर्ड पिन क्रिएट करना पड़ेगा, और आपको वन टाइम पासवर्ड आता है जिसके जरिए आप कोई फाइलिंग करते हैं तो वो आपके डिजिटल सिग्नेचर एक तरह से तस्वर हो जाते हैं। ये इंश्योर करता है डिजिटल प्रोसेस के जिस शख्स की रजिस्ट्रेशन हुई हुई है ये वही शख्स है जिससे कंप्यूटर बात कर रहा है। जब पेपर आते थे तो सिग्नेचर्स जो हैं वो जाली भी हो जाते थे, या मुख्तलिफ और तरीकों से जो कानून में वारंटेड नहीं है उन तरीकों से भी पेपर फाइल होते थे। हाई कोर्ट्स में लिटिगेशन बहुत ज्यादा होती थी। डायरेक्टर निकाल दिया गया है, एक मेंबर निकाल दिया गया है, उसने शेयर बेच दिए हैं जबकि शेयर्स बेचे नहीं होते थे। रेजिग्नेशन तक लगा हुआ है, उसे पता भी नहीं होता था, और 2-2, 3-3 साल पता नहीं लगता था। हमारे यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर इतना ज्यादा नहीं है, तो लोग जो है हर साल कंपनी की कॉर्पोरेट रिटर्न फाइल हो रही हैं तो कंपनी के मेंबर्स और डायरेक्टर्स खुद भी उन कॉर्पोरेट रिटर्न्स को नहीं देखते थे, और कई सालों बाद पता चलता था कि वो उसमें अब शामिल ही नहीं है। तो इसलिए इस तरह की जो सारी सिचुएशंस हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है, और अब डिजिटल प्रोसेस ही होता है। आपका मोबाइल फ़ोन और आपका लैपटॉप बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब आप किसी भी कंपनी में मेंबर बनना चाहते हैं या डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आप अपने लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन पर उसकी ऐप, उससे आशनाई लेना होगी, या अपने कंसल्टेंट आपको हायर करना होगा, और उस कंसल्टेंट से भी सफिशिएंटली एजुकेट होना पड़ेगा कि डिजिटल तरीके से आप किस तरह से आप रजिस्टर हो सकते हैं। जिसका सिस्टम आपको फेस करेगा, आपको चेहरे को वॉच करेगा, तो फिर आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बिला शुबा, इसमें कोई शक नहीं। पासवर्ड जनरेट होते हैं, उसमें लॉग इन आपको करना पड़ता है, आपका यूज़र नेम, आपका पिन, आपका सब कुछ होगा, और वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ताहिर बशीर साहब, ये कंपनी की जो रिटर्न है SECP में जमा होती है और बैलेंस शीट जमा होती है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? 31 दिसंबर जो है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न कंपनीज, तो आज हमारा जो हाउ टैक्स बार में प्रोग्राम था वो भी इसी हवाले से था, हाउ टू फाइल कंपनीज टैक्स रिटर्न्स। इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, कंपनीज हैं, उनका प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंट्स उनसे हासिल करें, जो कि अक्सर अगर हम पिछले सालों में देखें तो जिस तरह अभी आपने पेपरलेस की बात की, तो तमाम जितने भी हमारे ताजर हजरात, कारोबारी हजरात, उनकी कोशिश होती है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं प्रोवाइड करती, जिसकी वजह से हमें रिटर्न फाइल करते वक्त हम प्रॉपर अकाउंट्स जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते। उसकी वजह से अल्टीमेटली जो टैक्स पेयर
ہے उसको बहुत से भारी जुर्मानों पेनल्टीज का सामना करना पड़ता है। लिहाजा हमारी यही एडवाइस है कि आप जब भी रिटर्न फाइल करें तो सबसे पहले आप इसकी प्रॉपर बैलेंस शीट बनाएं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं, फिर जाकर रिटर्न जो है वो आप फाइल करें, और ताकि प्रॉपर हम उसकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो क्रिएट कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। और उसमें हमारे मतलब मुख्तलिफ सेक्टर में से मैक्सिमम ये है कि 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत अहम है कि कोई अगर ट्रेडर है, मैन्युफैक्चर है, सर्विसेज हैं, तो ये ऑलमोस्ट इनके सब के अकाउंट्स में उतना ज़्यादा फर्क नहीं है। उसके साथ साथ मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप तमाम जितने भी बिजनेस मैन हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट लाजमी जो है वो प्रोवाइड करें, और अपने तमाम जितने भी एक्चुअल एक्सपेंस हैं वो फिर उसके बाद जो है बैलेंस शीट बनाई जाए। बैलेंस शीट बनने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी है वो कैलकुलेट की जाए। बेशक एक और बड़ा अहम पॉइंट के आज भी हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, अक्सर लोगों का ये सवाल है कि मेरा कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपया, क्या मैंने बैलेंस शीट जो है वो अटैच करनी है? बहुत ज़रूरी है। वो बेशक कैपिटल 1 लाख है, 1 मिलियन है, 10 मिलियन है, अब आप सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट्स आप लाजमी जो है वो अटैच करें। अगर हम अकाउंट अटैच नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है IRS पे हमें एक नोटिस रिसीव होगा, उसके बाद हमारी रिटर्न जो है वो नल एंड वाइड करके हम नॉन फाइलर जो है वो शो होंगे। प्रोप्राइटर में बहुत कम फाइन है, पेनल्टीज है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ये कोशिश करनी चाहिए कि रिटर्न इस तरह इनएक्टिव ना हो। जब हम इनएक्टिव होंगे इसमें फाइन भी भारी है और बहुत सारे लोग जो बिजनेसमैन है वो उससे काफी मुतासर होगा। इस तरह जिस तरह प्लेंटीज जुर्माने, SCCP भी इस तरह जुर्माने प्लेंटीज लगाता है। SCCP में भी अब ऑडिटेड अकाउंट्स वो जरूरी हैं, कंपलसरी हैं। जिस तरह अभी चाणक्य साहब बता रहे थे कि हम जो है वो जब फाइलिंग करते हैं फॉर्म की, एक तो बहुत अच्छा सिस्टम ये हो गया कि आप अपने ऑफिस में बैठे काम आसानी से फाइल कर सकते। अदरवाइज जब हम अगर पिछले 5-10 साल देखें तो जाके SCCP जाके बार बार चक्कर लगाना, एक अगर आपने फॉर्म 29 की कॉपी ही लेनी है तो आपके 4 से 5 चक्कर जो है वो लग जाते थे। अच्छा तार साहब, इसकी जो रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न जैसा FBR में जमा करवाते हैं, जो कंपनीज की रिटर्न SCCP में जाती है, वही तस्वर होती है कि वो अलग जमा करवानी होती है SCCP में? SCCP के रिटर्न से मुराद हम उसको फॉर्म 29 जो था पहले कि हर साल जो है वो रिटर्न हमने जब हमारी AGM होती है वो हमने जो है वो SCCP में फॉर्म अपने फाइल करने होते हैं। SCCP भी कंपनी का ऑडिट कर सकती है? SCCP भी जो बड़ी कंपनीज हैं जिनका कैपिटल ज्यादा उनका जो है वो उनको नोटिस इशू कर सकती है और बैलेंस शीट के हवाले से जो है वो। अच्छा, FBR ने भी एक पॉलिसी निकाली थी पासवर्ड की, 60 दिन में पासवर्ड तब्दील करना पड़ेगा। ये पॉलिसी पाकिस्तान टैक्स बार ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, अभी तक कोई लेटर नहीं लिखा गया, अभी तक कोई आवाज नहीं आई। पाकिस्तान टैक्स बार ने, मेरा ख्याल है कि अभी मुझे 1 घंटा पहले कोई इतला मिली है कि जी हमने इस हवाले से कोई लेटर जो है वो FBR को लिखा है, जिसमें जो हमारे कंसल्टेंट हैं उनके लिए तो ये काम मुश्किल है। जितने भी हमारे टैक्स पेयर हैं उनका हर 2 महीने बाद यूजर ID पासवर्ड जनरेट करें और सब ईमेल्स और फिर मोबाइल। लेकिन इस वक्त जो फेक एंड फ्लाइंग इन्वेस्टर्स का जो काम या धंधा हो रहा है, माफिया बहुत सरगर्म है, उसकी वजह से बहुत से लोगों को मसाइल का सामना है। आप मिस यूज होता है आपका यूजर ID पासवर्ड, आपके इल्म में भी नहीं कि आपने ये परचेज की है नहीं की, उसके बाद मिस यूज होने के बाद आपकी रिटर्न फाइल कर दी जाती है। सारी फेक एंड फ्लाइंग इन्वेस्टर्स होती हैं। पहले SRO 350 आया जिसमें जो है वो हमने कंपलसरी था कि आप बैलेंस शीट जो है वो ऐड करें, लेकिन उसके बावजूद इसमें कोई किसी किस्म की जो है वो बेहतरी ना हुई। अभी रिसेंटली भी बात हो रही थी, बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं कि उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि फेक एंड फ्लाइंग इन्वॉइसेस। तो मेरा ये ख्याल है, मेरी ज़ाती राय है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है। अच्छा स्टेप है। अगर 2 माह बाद फिर आप समझते हैं फेक एंड फ्लाइंग इन्वॉइसेस का चक्कर खत्म हो जाएगा? और भी बहुत से तरीके हैं, वो तो अफसरान ही जान सकते हैं कौन सा बंदा मर गया है जिसके इन्वॉइस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से बंदे को इस्तेमाल कर सकते हैं। आम टैक्स पेयर तो नहीं जान सकता वो। तो वो बायोमेट्रिक सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें फिर अल्टीमेटली जो जेन्युइन टैक्स पेयर है वो फेस करता प्रॉब्लम्स, उनकी रिटर्न हम फाइल नहीं कर पा रहे थे, उनके बायोमेट्रिक हुई। लेकिन FBR ने उसमें हमें काफी टाइम दिया कि आप इसको बायोमेट्रिक करवाएं। बायोमेट्रिक करने के बाद जो है वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं सेल टैक्स, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये कोई कंट्रोल नहीं है फेक एंड फ्लाइंग इन्वेस्टर्स का। इसके लिए गवर्नमेंट और FBR 350 SRO तो आ गया है, अब भी बड़े स्टेप लिए गए हैं सेल टैक्स पे, तो अब तो खत्म हो जाना चाहिए। देखें ये जो अभी 60 डेज वाली जो ऑप्शन रही है, इस हवाले से क्या लोगों को फायदा होता है और क्या ये हम कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं, या डिपार्टमेंट की मौजें लगेंगी या वकला की मौजें लगेंगी, किसी की मौजें तो लगनी है। शेख खुर्रम साहब, कारपोरेट सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, मुल्क की इकॉनमी में जो अहमियत है, इसका किरदार भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो इसमें इसके कारपोरेट का असल में मसाइल है क्या है जिनको हुकूमत उन्हें हल करना चाहिए, उनका तदारक करना चाहिए? देखिए, मसाइल की तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन जो बड़े मसाइल हैं जिनको तो लाजमी
हल करना चाहिए गवर्नमेंट को, उसके बगैर ये सेक्टर चल नहीं पाएगा। 3 मसाइल मैं यहाँ पे बयान करूंगा, मैं नहीं समझता कि मुझे उनमें किसी को 1 2 3 कहना चाहिए, सारे तीनों ही बराबर हैं। पहले हाई टैक्सेशन है, ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। एक कॉर्पोरेट एंटिटी क्यों कोई फॉर्म करे, इतना ज्यादा क्यों टैक्स दे, अकेला कर ले, फिर सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों ना कर ले, ताकि जिस भी तरीके से चाहे टैक्स के अंदर से मोशगावियां निकालना उसके लिए आसान हो। कॉर्पोरेट में क्यों आए, इतना हाई टैक्सेशन क्यों दे, कॉर्पोरेट का जो ऑडिट है और उसका हिसाब किताब है वो भी फिर कराना पड़ेगा, बड़ा कुछ करना और करना पड़ेगा और उससे बचा नहीं जाएगा। तो इसलिए ये एक किस्म का डिसइंसेंटिव है, ये एक किस्म की आप रोक रहे हैं लोगों को कि ना ही इस तरफ आए। दूसरी बात ये है, देखिए हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग जब आप रखेंगे, कोई कॉर्पोरेट एंटिटी जो फॉर्म होती है तो उसका 2-3 बड़े मकासद में से एक मकसद बोरिंग का आसान होना, इसलिए लोग कॉर्पोरेट एंटिटी बनाते हैं कि कॉर्पोरेट एंटिटी को जो फाइनेंसिंग है वो जरा थोड़ी सी कदरे आसानी से मिलती है। तो जब उसकी कॉस्ट ही इतनी हाई होगी तो क्यों कोई कॉर्पोरेट एंटिटी बनाएगा और उसकी सहूलतें झेलेगा। तीसरी बात यह है कि आपने पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है बहुत ज्यादा ओवर रेगुलेटेड है। देखिए ये डिजिटाइजेशन भी एक तरह की ओवर रेगुलेशन में हम जा रहे हैं, हम हर चीज को डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे मसाइल आएंगे। और कोई कॉर्पोरेट, जैसे बैंकिंग ओवर रेगुलेटेड है, आपका इक्विटी सेक्टर सारा ओवर रेगुलेटेड है, आपकी रियल डेवलपर कंपनियां डेवलपमेंट जो करती हैं और कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो ओवर रेगुलेटेड हैं, आपकी स्टॉक एक्सचेंज से मुतल्लिक जितनी भी लिस्टेड कंपनियां वो ओवर रेगुलेटेड हैं। मुसीबतें कोई कवानीन के कंप्लायंस पूरे नहीं कर सकता पाकिस्तान में, इतनी ओवर रेगुलेशन है। डिजिटाइजेशन भी आज खुद उसी ओवर रेगुलेशन में आती है। देखिए जो उसका कंप्यूटर है वो तो सिर्फ चंद कोड्स को जानता है, वो उन कोड्स के पीछे एक ही बंदा हो, 4 बंदों के वो कोड्स बना के बैठा हो तो उसे कैसे पकड़ेंगे, और उसे गाहे गाहे चेक करते रहना कि इसके पीछे एक रियल ह्यूमन बीइंग है। आपको वो निजाम लाना ही पड़ेगा, आपको बहरहाल चक्कर लगवाने ही पड़ेंगे, आपको कोई ह्यूमन जो इंटरेक्शन है वो रखना पड़ेगा। इसमें एक और प्रॉब्लम है और पॉलिसी अनसर्टेनिटी है। आप कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में कोई 2 साल की, 5 साल की, 15 साल की, 10 साल की, 20 साल की पॉलिसी दें, कॉर्पोरेशंस को पता हो, कंपनीज को कि हमारे साथ क्या होना है। फिर इसके अलावा ये प्रॉब्लम तो मैंने बताया, एक प्रॉब्लम ऐसा है जिसे बहुत कम हाईलाइट किया जाता है, लेकिन वो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसमें सबसे बड़ा मसला है कॉर्पोरेट सेक्टर का, वो है करप्शन और फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म में ऐसा है कि आप जब से पाकिस्तान बना है, आप देखें 62 की दहाई में भी, 60 की दहाई में भी 22 खानदान मशहूर थे। उसके बाद जिनको फेवर किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने उनको वो लाइसेंसेस दिए, वो एहतियारात दिए, वो मराद दी जो किसी और को नहीं थी। इसी तरह ये सिलसिला आज तक नहीं रुका। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके अपने रउसा हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देते हैं और वो फेवर्ड होते हैं, कुछ जनरली फेवर्ड हैं। हमारी जो पूरा रियासती निजाम है उसमें आप चंद 100 कह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है जो कि कंपनियां फेवर्ड हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी IPP हैं, शुगर इंडस्ट्रीज हैं और सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, आपकी जो माइनिंग से लेकर इवन एग्रीकल्चरल में वो घुस चुके हुए हैं। तो वो चंद ही ग्रुप्स हैं। तो जब आपके मुल्क में ये फेवरेटिज्म होगी तो फेवरेट जो कॉर्पोरेट सेक्टर में फेवरेटिज्म होती है उसके बहुत बड़े बड़े डिजास्टर होते हैं। वो ऐसे कि कॉर्पोरेशंस ह्यूज पैसा इकट्ठा कर लेती हैं, प्रॉफिट चंद हाथों में सिमटता है। जब चंद हाथों में सिमटता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, जिस मुल्क में जो वेल्दी है पूरी दुनिया के अंदर, उसका एक तरीकाकार है, वो ये है कि वो जिस मुल्क में पैसा कमाता है वो उस मुल्क में रखना नहीं चाहता। जिस तरह चोर जिस घर से चोरी करता है तो उस घर में तो नहीं उसे सेव करता ना माले मसरूका को, वो वहां से लेकर कहीं और जाके माले मसरूका को रखता है। तो इसी तरह आप यूं ना भी कहिए कि उसने चोरी की है, उसने मेहनत से भी कमाया है। तो इतना सारा पैसा कमा के उसी मुल्क में रखना रिस्क है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो बिल्कुल ही रिस्क है, जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पता नहीं अगले साल कौन सा टैक्स लग जाए। आप पर सुपर टैक्स लगा दिए, आप पर तरह तरह के ऐसे टैक्स लगा दिए जिससे फिर पैसा पलट के गवर्नमेंट के पास आए, गवर्नमेंट छीने। अब ये देखें, ये जो नया टैक्स अमेंडमेंट बिल पेंडिंग है 2024 का, उसके तहत भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के ऊपर नॉन फाइलर्स को पाबंदी लगाई जा रही है कि वो कर ही नहीं सकते वो ट्रांजैक्शन, क्योंकि वो चाहते हैं कि वेल्दी से को टैप किया जाए और उससे पैसा निकाला जाए। इस तरह की सिचुएशन जिसमें यूं भी हुआ कि आपके फॉरेन अकाउंट्स ही फ्रीज कर दिए गए। तो ऐसे मुल्क में पैसा नहीं कोई रखेगा। जब वो पैसा नहीं रखेंगे वो बाहर के मुल्कों में ले जाएंगे। बल्कि आप देखिए, बल्कि मैं इसमें ये मिसाल बड़ी एप्ट है देना, स्विट्जरलैंड के भी बहुत सारे वेल्दी लोग अपना पैसा स्विट्जरलैंड में नहीं रखते। मोनाको, UAE, लग्जमबर्ग, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मुबारक के कवानीन कितने सख्त है। पाकिस्तान में भी अगर आप चंद हाथों में पैसा सिमटाएंगे वो पैसा इधर नहीं रहेगा, वो पैसा बाहर जाएगा। जब बाहर जाएगा तो आपके फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर भी प्रेशर आएगा और आपके मुल्क के अंदर चूंकि वो आप मार्केट नहीं दौड़ रहा, वो पैसा लग रहा, तो इसलिए आपकी मार्केट्स भी ड्राई अप हो जाएंगी और गुर्बत बढ़ेगी, अमीर और गरीब का गैप
गैप बढ़ेगा, अनरेस्ट बढ़ेगा, क्राइम्स बढ़ेंगे, टेररिज्म बढ़ेगी और आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी ज्यादा आगे जाएगी। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें फेवरेटिज्म वो सबसे बड़ी तबाही है जिसने। फिर एक और बात है, उस फेवरेटिज्म के नतीजे में ये हुआ है कि आप ये देखिए कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है दैट इज डिस्करेज्ड, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा 2.25 लाख से लेकर 2.5 लाख के दरमियान कंपनियां हैं। आपके पास यूएई है जिसकी आबादी आपसे चौथा जो हिस्सा है उससे भी कम है और वहां पर तकरीबन 8 से 10 लाख कंपनियां हैं। यूके में तो 55 लाख कंपनियां हैं आपकी आबादी से ज्यादा। तो बात ये है कि मैं क्या वजह ये फिर यहाँ कंपनी बनाने में क्यों दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? देखिए मैं अर्ज करता हूं, जब आप फेवरेटिज्म करेंगे, आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे कंपनीज को। एक आपने ठेके देने हैं माइनिंग के तो आपने फेवरेटिज्म कर जानी है, लॉजिस्टिक्स के ठेके देने हैं तो आपने फेवरेटिज्म कर जानी है, आपने जब कोई लाइसेंसेस शुगर मिल्स के देने हैं तो उसमें भी आपने फेवरेटिज्म कर जानी है, आईपीपी पर भी कब्जा चंद लोगों का रहना है। इसी वजह से फिर नई कंपनीज नहीं बनती। तो नई कंपनीज नहीं बनती, फेवरेटिज्म की वजह से नहीं बनती। आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें, मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। आपके मुल्क में कंपनीज का कल्चर ज्यादा आएगा और कॉर्पोरेट कल्चर जो है उसका किसी भी इकोनॉमी के डेवलप करने के लिए इंतहाई अहम रोल है। एक बंदा वो काम नहीं कर सकता, ना उतना बड़ा सरमाया ला सकता है। जो 4-6 लोग इकट्ठे करेंगे तो सरमाया बहुत बड़ा हो जाता है। वो टीम होती है और वो कलेक्टिव ब्रेन जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से चलता है। फिर एक और बात, आप जब कॉर्पोरेट कल्चर आता है तो फिर आपके टैक्स रेवेन्यू रिटर्न्स हैं वो भी आपके सर्टेनिटी उसमें आती है, क्योंकि जो कॉर्पोरेशंस है वो डिडक्शन एट सोर्स होती है और टैक्स ज्यादा अच्छे तरीके से रेगुलेट होता है, अवॉइड नहीं हो पाता। अगर कॉर्पोरेट एंटिटी ने टैक्स अवॉइड करना है तो वो बहुत ही किसी और किस्म के तरीकों में जाना पड़ेगा। छोटे मोटे तरीकों से ये काम नहीं होना। और अगर वो तरीके अपनाते भी हैं, सोफिस्टिकेटेड भी अपनाते हैं, तब भी कंपनी के जो ऑडिट्स हैं वो ट्रेसेबिलिटी और उनकी जो असेसमेंट सिस्टम है किसी तरीके से आप उस तक पहुंच सकते। अच्छा, इन मसाइल का औसत तदारक क्या है? हुकूमत जिस तरह आप कह रहे हैं फेवरेटिज्म है उसमें, तो फिर हुकूमत ने फिर और कौन करेगा इसको? रियासत है, रियासत माँ है सबकी, और ये जो टैक्स देते हैं वो भी एक इज्जतदार हैं जो अपनी कमाई से बगैर सूद के, बगैर शरायत के, IMF की तरह के बगैर शरायत के अपना टैक्स अदा करते हैं ताकि इस मुल्क में वो कारोबार कर सके। फिर इनका हल किस तरह, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका ये है, देखिए गवर्नमेंट को और हमारे सारे अहबाब इख्तियार को, ऑपोजिशन को, गवर्नमेंट को कुछ चीजों के ऊपर मुआहदा करना पड़ेगा या एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि हुकूमत जिसकी भी हो, इवन मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, तो कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो नहीं चेंज होंगी, जिससे आपके मुल्क के जो कारोबार करने वाले लोग हैं जो कि बहरहाल प्रोडक्टिव सोर्स हैं, उन्हीं के दम कदम से आपके प्राइवेट एम्प्लॉइज भी खाते हैं और आपकी गवर्नमेंट भी खाती पीती है, वो लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे। और जब वो बिजनेस नया बनाएंगे या अपना बिजनेस चला रहे होंगे और उसमें कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उन्हें पता होगा कि हमें 2 साल तक, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में 5 साल तक, कुछ जगहों पर 10 साल तक छेड़ा नहीं जा सकता। तो आपको सबसे पहले ये कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। फिर आपस में बैठकर ये भी आपको एक बकायदा एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए जो मुल्क के सारे ही जो हुकूमती हल्के हैं वो कुछ ब्रॉडर चीजें हैं वो तय कर लें कि टैक्स भी आपने किस तरह बढ़ाना है और आपने टैक्स अगर कलेक्शन करनी है या ब्रॉडनिंग करनी है तो आप कौन से मेथड अपनाएंगे, कौन से नहीं अपनाएंगे। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024 प्रपोज किया गया है ताकि नॉन फाइलर उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाए। आप समझते हैं ये एप्लीकेबल होगा, मंजूर होगा, क्या होगा? देखिए सबसे पहली बात ये है, इसके लिए ये समझना जरूरी है कि इस लॉ की रियल रीजंस क्या हैं। जो स्टेटेड रीजंस हैं जो कि काफी हद तक मैं उन्हें जेन्युइन रीजन समझता हूँ, गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि देखिए बहुत बड़ा एक क्रोनिक फिस्कल डेफिसिट है, आपके अखराजात 100 रुपया है और आपकी इनकम मैक्सिमम 40 रुपए है। ठीक है, तो आपको 60 रुपए का डेफिसिट है वो कैसे पूरा होगा? आपको प्राइमरी सोर्स उसको प्लग करने का डेफिसिट को वो आपको रेवेन्यू, आपको ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस करना पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि हाई डेट सर्विसिंग है जो पाकिस्तान को करनी पड़ती है, वो कहां से करनी है हुकूमत ने। फिर आप देखिए कि आप जब तक ब्लैक मनी को कर्ब नहीं करते तब तक आप कैसे ये दोनों मुसीबतें दूर करेंगे जो मैंने बयान की हैं। फिर आपको इनफॉर्मल जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो इतना बड़ा है कि इतने बड़े इनफॉर्मल इकोनॉमिक सेक्टर के साथ तो आप ना ग्रो कर सकते हैं इकोनॉमिकली, ना आपके फाइनेंसिस इंप्रूव हो, फिस्कल जो गवर्नमेंट की हालत है वो किसी सूरत इंप्रूव नहीं हो सकती। तो ये कुछ रीजन है जो स्टेटेड हैं। कुछ अनस्टेटेड रीजन है जिन्हें हम रियल रीजन कहते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल प्रेशर है पाकिस्तान पर, जिनसे कर्जे लिए हुए हैं, जिनसे आपने सहारे लेके मुल्क
चला रहे हैं उनका प्रेशर है कि वो कहते हैं हाई टैक्स टारगेट रखेंगे तो आप बचेंगे, आपने इतना ग्रोथ मॉडल लेकर चलना है। तो उस मॉडल के लिए तो आपको कुछ भी करना पड़े, आप अपने वेल्दी को टैक्स करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा आपको ये भी एक फैक्टर है कि पॉलिटिकल ऑप्टिक्स भी कुछ अपनाने पड़ते हैं, दिखाना पड़ता है कि मैं ये कर रहा हूँ। तो ये कुछ रीजंस हैं। लेकिन जो आपका सवाल है, जब इन रीजंस को देखा जाए तो देखिए गवर्नमेंट करती ये है कि शॉर्ट टर्म मेजर्स लेती है। मैं तो अपनी पूरी उम्र 22वां साल है मेरे प्रोफेशन में, प्रोफेशनल उम्र में तो मैंने 22 सालों में यही देखा है कि गवर्नमेंट हमेशा जो रेवेन्यू कलेक्शन के शॉर्ट टर्म मेजर ही लेती रही है, कोई भी मेहनत करके लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने को तैयार नहीं है। ताहिर बशीर साहब, आप जो ये टैक्स लॉ बिल, तरमीमी बिल जो आया है, इसको आप किस तरह देखते हैं? आप समझते हैं ये एप्लीकेबल होगा? अगर हो गया तो फिर इसके फायदे भी होंगे पाकिस्तान को या आवाम को नाचना पड़ेगा? इसमें यूबी साहब ये है कि ये जो हालिया इनकम टैक्स अमेंडमेंट आई हैं, वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल टैक्स एक्ट 1990 में मेजर जो अमेंडमेंट की गई हैं, इनका मकसद सिर्फ ये है कि टैक्स नेट जो है इसको बढ़ाया जाए और मुआशी जो सरगर्मियां हैं उनको महदूद किया जाए। इसमें जो प्रपोज सेक्शन 114C में अहल और ना अहल एक एलिजिबल हैं या एलिजिबल नहीं है, ये एक बहुत अच्छा मेरी नज़र में एक इनिशिएटिव है कि बहुत से लोग, बहुत से बिजनेसमैन, हम यहाँ पर जो है वो कारोबार तो करते हैं लेकिन हम टैक्स नहीं देते। इससे पहले एक ताजर दोस्त स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, उसमें भी लोगों ने उस तरीके से जो है वो कामयाब नहीं हो सके। मामला ये है ताहिर साहब, एमनेस्टी स्कीम आती है, इसके बाद एमनेस्टी स्कीम नहीं होगी, इसके बाद पकड़ धकड़ होगी तो ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। 23 एमनेस्टी स्कीम पाकिस्तान में आ चुकी है, आज तक कुछ नहीं हुआ। इनकम टैक्स गोशवारे की तारीख 30 सितंबर है, इसके आगे डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। रात तक इश्तिहार चलते हैं, रात को पता चलता है डेट एक माह के लिए बढ़ा दी गई है। एतमाद होता तो फिर मामला सारे सीधे ना हो जाते। उसमें गुजारिश ये है, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि हम लोग जो है वो अपनी बर वक्त कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं, शायद यही वजह है। या पॉलिटिकल विल नहीं है, या वोटिंग का मसला है, सियासत का मसला है, या बस ये थे अवाम, हम ये चाहते हैं कि हमने कोई भी काम वक्त पर नहीं करना। एक रिटर्न जमा करवाने के लिए साल इन एड का दिन देखते हैं टैक्स पेयर भी, और अब कह रहे हैं 60 दिन में पासवर्ड बदल दें, तो उसको किस तरह एक्टिव करेंगे? लिटरेसी रेट ना होने के बराबर है हमारा। देखें, ये बात जब तक हमें इस चीज़ का एहसास होगा कि हम इनकम टैक्स रिटर्न जो जमा करवा रहे हैं ये हमारा एक कानूनी तकाजा है, इसको हर शहरी ने जो है एक प्रायोरिटी पे इसको हम जमा करवाएं, तो फिर ये गवर्नमेंट को इस तरह के इनिशिएटिव लेने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा आपकी तरफ हूँ नाज़रीन, यह छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं जीशान जहाँ साहब, आप नायब सदर हैं कैब के और KPMG के पार्टनर हैं। जीशान जहाँ साहब, आपको अपने प्रोग्राम सर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, टेस्ला तरमीमी बिल 2024 आया है, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई और आप क्या समझते हैं, ये बिल बेहतरीन है इस वक्त के मुताबिक या मौजूदा हालात के मुताबिक? अगर आप देखें, आपको याद होगा पिछली बहुत सारी मेरी डिस्कशंस जो आपके साथ होती रही, इसमें जो मैयर्स किए गए हैं समहाउ पिछले 1-1.5 साल से इसी तरह की मैयर्स के हक में था। ठीक है, अगर आप देखें तो इसकी बैकग्राउंड क्यों है, क्यों महसूस की गई? महसूस इसलिए की गई कि जी एक तबका टैक्स दे रहा है और अब से नहीं दे रहा, बहुत अरसे से दे रहा है और टैक्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, रेट बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल सैलरी टैक्स पेयर कॉन्स्टेंटली टैक्स दे रहा है। तो जब ये बात की जाती है और जब ये सारी एनालिसिस किया जाता है तो एक यही सवाल किया जाता है कि जी एक तबका टैक्स दे रहा है और एक तबका बिल्कुल टैक्स नहीं दे रहा। और उसके बाद हमने एक इंटरेस्टिंग किस्म की, मैं हमेशा कहता था कि जी एमनेस्टी हमने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, जिसमें हम ये करते हैं कि जी जो बंदा टैक्स नहीं देता, फाइलर नहीं है, वो फलां ट्रांजैक्शन सर्टन थोड़ा सा ज्यादा टैक्स दे के वो कर सकता था। तो बेसिकली ये एक एमनेस्टी थी। पहले भी मैंने बहुत दफा हाईलाइट किया कि मैं इसके टोटली अगेंस्ट। तो अब अगर आप ये देखें, FPR ने बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं ली जा सकती, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं ली जा सकती, बैंक अकाउंट के इश्यूज हैं, इन सारों पे एक रिस्ट्रिक्शन डाली गई हुई है, जिसपे उन्होंने कहा है कि जी फाइलर या टैक्स पेयर उसमें आएगा तो वो सर्टन ट्रांजैक्शन करेगा। तो मेरा जहां तक ख्याल है, आप उस पे ये जरूर तबसरा कर सकते हैं, उस पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी ये चीज इस तरीके से नहीं, इस तरीके से की जाएगी। बट अगर सोच के लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल में, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये अब आया है, इसको रिफाइन होगा, इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसको थोड़ा सा लॉ को बेहतर तरीके से किया जाए जिसमें अनड्यू लोगों को तंग नहीं किया जाए और ना सिर्फ गवर्नमेंट का बजट अचीव हो
रेवेन्यू कलेक्शन हो, बल्कि दूसरी तरफ अगर आप देखें अनड्यू हरासमेंट ना हो टैक्स पेयर को जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतर इक़दाम है, लेकिन इसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जी शाहनवाज साहब, ये भी बताइएगा, अगर ये बिल पास हो गया, नोटिफिकेशन हो गया इसका, तो जो हमारा टैक्स कल्चर है और जो हमारा मजाज है, अवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा? आप क्या समझते हैं, क्या नतीजे आ सकते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब अवाम के अगेन मैं कहूँगा कि दो कैटेगरीज हैं। एक जो बहुत अरसे से टैक्स दे रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं और हर साल उनका टैक्स लाइबिलिटी या टैक्स रेट बढ़ता जा रहा है, तो वो तो डेफिनेटली कहते हैं कि जी जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनको टैक्स नेट में लाया जाए। इसी तरह जो लोग टैक्स नेट में नहीं आ रहे, मेरा जहां तक ख्याल है उनको एनालाइज करने की जरूरत है, उनको टैक्स में लाने की जरूरत है। अब हमारे टैक्स कल्चर की जहां तक बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मसला ये है कि हम कवानीन तो बना लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में मार खा जाते हैं। आप देखिए रिटेल टैक्सेस का क्या हाल हुआ, इसी तरह बहुत सारे ऐसे कवानीन थे जो आए लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज रहे। इसी तरह कुछ कवानीन ऐसे आए जो आए तो सही लेकिन उनके अंदर लीगल लकूनास थे। और आप देखें बहुत सारे कवानीन हैं पिछले 2-3-4 सालों से इफेक्टिवली कोर्ट्स में वो सारी चीजें फंसी हुई हैं, जिससे ना सिर्फ टैक्स पेयर के साथ प्रॉब्लम हो रही है बल्कि दूसरी तरफ देखें लिटिगेशन बढ़ रही है, और तीसरी तरफ अगर देखें तो एफबीआर भी अपने अहदाफ नहीं पूरे कर सक रहा। तो मेरा जहां तक ख्याल है हमारे टैक्स कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें एक ऐसा सिस्टम लेके आना चाहिए कि कानून जो मर्जी हो उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन आप करवा देंगे तो कम कवानीन से आप ज्यादा टैक्स कलेक्शन कर सकेंगे। हमारा सिस्टम उल्टा है, कवानीन बढ़ाते जाते हैं, इंप्लीमेंटेशन है नहीं, और अगर आप दूसरी तरफ देखें रिकवरी या टैक्स कलेक्शन उस लिहाज से ग्रो नहीं करती जो हम उन कवानीन के लाने से एक्सपेक्ट करते हैं। शाहनवाज साहब, ये भी बताइएगा, एफबीआर अरबों रुपए लगाए गए पेपरलेस टैक्सेशन के लिए, लेकिन वो तो ना हो सकी, उसके खातर ख्वाह नताइज बरामद ना हो सके, लेकिन डिजिटलाइजेशन की तरफ बार बार कहा जा रहा है, हो रही है, इस पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं जो हमारी मुल्क की टैक्सेशन सिस्टम है, ये पेपरलेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पेपरलेस सेटअप बिल्कुल जरूरत है अगर आप यहां का सवाल करें। अब इसी चीज को अगर आप एनालाइज करें दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में ये सारी चीजें जो ऐसी जुरिस्डिक्शंस जो हमारे ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रही हैं, हमारे से बाद में उन्होंने इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट की और आज की तारीख में वो हमारे से आगे निकल चुके हैं। तो अगेन मेरा पॉइंट यही होगा कि हमें ये एनालाइज करना है कि हम कोई मैयर, कोई कानून, कोई ऐसा प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवा देते हैं विदाउट नोइंग कि ग्राउंड रियलिटीज हमारे मुल्क की क्या हैं, हमारे नेटवर्क के क्या मसले मसाइल हैं, हमारे कॉर्पोरेट बिजनेस हजरात के ऑन ग्राउंड मसले क्या हैं। हम वो देखे बगैर बाहर का कानून उठा के, बगैर सोचे समझे, बगैर उसको पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के हिसाब से टेलर किए बगैर उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। यस, मेरा जहां तक ख्याल है ये सारी चीजें होनी चाहिए। एक एग्जांपल आप देख लें, इंटीग्रेशन का देख लें, पिछले 1 साल से बैक एंड फोर्थ चल रहा है। आपने एक कंपनी को ऑलरेडी मैंडेट दिया हुआ है, आपने 2 दफा उसका आरएफपी फ्लोट किया, इत्तेफाक से अगर आप देखें तो उस सिनेरियो में कोई और आपकी टेक्नोलॉजी कंपनी उस बेंचमार्क पे पूरी ही नहीं उतर सकी। जो एक कंपनी पूरी उतरी उसको आपने कहा कि जी ये आपने इंप्लीमेंट करना है। अब पूरे मुल्क में कैसे आप एक कंपनी पे रिलाय कर सकते हैं टू इंप्लीमेंट दैट? चलें फाइन, आप वो सारा कर लें, फिर टाइमलाइंस देने की जरूरत है। अभी चंद दिन पहले एक सर्कुलर निकाला गया जिसमें एफएमसीजीज मेरे ख्याल में 147 कंपनीज को इंटीग्रेट करने का नोटिफाई किया गया और तारीख दी गई है 31 दिसंबर। मुझे ये बताइए कि वो 147 कंपनीज एक हफ्ते में कैसे ये सारा कुछ इंटीग्रेट कर सकती है? आप टेक्नोलॉजी पार्टनर की बात कर लें, वो कैसे ये सारा कुछ कर सकता है? वो कर भी ले तो आप जो बिजनेसेस हैं, जो कंपनीज हैं, उनसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारा कुछ हो जाए? इन एनी केस मेरा जहां तक ख्याल है ये सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन रैशनल तरीके से होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ कब कहाँ इंप्लीमेंट करनी है, पीस मील पे करें, तरीके से करें, और फिर उनमें जो लकूनाज आ रहे हैं उनको नेक्स्ट फेज़ में ले जाने से पहले उसको दूर करें बजाय कि नई गलतियां करें। ठीक है, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमें ये सारा कुछ करना चाहिए, लेकिन तरीके से करना चाहिए और एक रैशनल माइंड के साथ करना चाहिए, ताकि ऑन ग्राउंड जो आप कानून लेके आते हैं उसको लोग सीरियस लें, ना कि उसमें कल को कोर्ट केसेस बने, या फिर जैसे मेरे ख्याल में 15-20 दिन पहले कस्टम्स का भी नोटिफिकेशन आया था जो बाद में वापस लेना पड़ा। तो इफेक्टिवली रेगुलेटर जब अपना कानून वापस लेता है तो ये भी एक नॉन सीरियस
मैसेज कन्वे करता है आवाम में या टैक्स पेयर में। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है हर कानून को सोच समझ के पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से, ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। वंस दे आर देयर उसको फिर इम्प्लीमेंट करें। जिशान इजाज साहब ये भी बताइएगा, जो FBI ने अब नई पॉलिसी पासवर्ड को 60 दिन बाद बदला जाएगा, इस पॉलिसी को आपकी आई कैप किस तरह देखती है, आप क्या समझते हैं? ये आपने सही कहा, आखिरी दिन तक इंतज़ार करता है और ये पता नहीं क्यों हमारा एक कल्चर बना हुआ है, माइंड फ्रेम बन गया हुआ है जिसमें हम आखिरी तारीख का इंतज़ार करते हैं और जिसमें फिर हम ये करते हैं कि जी उस दिन सिस्टम बैठ जाता है, फिर अगेन सिस्टम को हम बुरा भला कहते हैं या FPR को बुरा भला कहते हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये पॉलिसी ठीक है, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज की, क्या हमारी टेक्नोलॉजी सिस्टम, हमारा नेटवर्क इस काबिल है कि हम ये इंटरनेशनल पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकें? मेरा जहां तक ख्याल है अभी हम थोड़े से पीछे हैं। सो इफेक्टिवली इसकी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। सोच के लिहाज से ये बहुत बेहतर सोच है, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी और दूसरे पर्सपेक्टिव से भी कि जी आपके लोग कॉन्स्टेंटली 60 डेज बाद पासवर्ड चेंज करें, जिसे कह सकते हैं आप उसको डॉक्यूमेंटेशन पर्सपेक्टिव से भी एक अच्छा इकदाम है। लेकिन क्या हमारा नेटवर्क, क्या हमारा टेक्नोलॉजी सिस्टम ये सारा कुछ बर्दाश्त कर सकेगा? मेरे ख्याल में अभी हम इसमें पीछे हैं। जिशान इजाज साहब आखिर में ये भी बताइएगा कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसियां और हमारे टैक्स अहदाफ, आपको क्या नजर आता है? टैक्स अहदाफ पूरे होते हुए नजर आते हैं क्योंकि मुल्क में बिजनेस एक्टिविटी बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है, आप क्या समझते हैं? बात आपकी ठीक है। अगर आप नोट करें, आपकी टैक्स कलेक्शन डायरेक्टली उसका ताल्लुक है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी से। आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली टैक्स रेवेन्यू सरकार का बढ़ेगा। तो जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट जो अफेक्ट हुई, उस वजह से टैक्स कलेक्शंस भी अफेक्ट हुई। लेकिन अगर आप देखें तो करेंसी को आपने कंट्रोल कर लिया, बहुत अच्छा इकदाम जो अब किया आपने, इंटरेस्ट रेट को नीचे लेके आए। क्योंकि अगर आप बिजनेसेस की बात करें तो इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे तकरीबन नामुमकिन है ऐसे बिजनेसेस को चलाना या सरवाइव करना जहां पे इतना ज्यादा आप लोन सर्विसिंग में पेमेंट कर रहे हो। दुनिया में कहां इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट देखा जाता है? कुछ मुल्कों में है, लेकिन उनके डायनामिक्स फर्क हैं और उनके रेवेन्यू कलेक्शंस भी दूसरे हैं। अब अगर आप हालात देखें, इंटरेस्ट रेट गिन के 13% पे आ गया है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद और कम हो। डॉलर रुपी पैरिटी पे कंट्रोल है। इंपोर्ट्स पे एक मैनेज किया गया हुआ है चीज़ों को। प्राइवेटाइजेशन पे एक बहुत ज़्यादा फोकस है। अभी कंक्रीट कोई नज़र नहीं आ रहा, बट आई थिंक कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं जिसमें मेरे ख्याल में आगे चल के हमें कोई कंक्रीट स्टेप्स नज़र आएंगे। मेरा अपना साथी ख्याल है कि ओवरऑल इकोनॉमिक डायनामिक्स थोड़े से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप डिफरेंट सेक्टर्स के रिज़ल्ट्स देख लें, पिछले जो उनके फाइनेंशियल ईयर्स ख़त्म हुए हैं, तकरीबन सब सेक्टर्स में वी हैव मेड गुड प्रॉफिट्स। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी या प्राइसिंग के पर्सपेक्टिव से सब कुछ नज़र आ रहा है एक प्रॉफिट में। जब प्रॉफिट होगा और तो ऑटोमेटिकली टैक्स इम्प्लिकेशंस भी आएंगी, टैक्स की रेवेन्यू कलेक्शन भी आएगा। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, जहाँ पे आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन हैज़ टू बी देयर, उसके अलावा साथ साथ आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है। मुझे ओवरऑल अगर आप कहें तो आई सी बेटर इकोनॉमिक स्टेप्स कमिंग इन और मुझे मूवमेंट बेहतरी की तरफ नज़र आ रही है। और अगर ये बेहतरी की तरफ है तो ना सिर्फ हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से शायद खुशखबरी मिलेगी, बेहतर हालात नज़र आएंगे, प्राइवेटाइजेशन से कुछ आपकी उम्मीदें बेहतर होंगी और लोकल बिजनेसेस भी ग्रो करेंगे। जब ये ग्रोथ आएगी तो ऑटोमेटिकली मेरा जहाँ तक ख्याल है रेवेन्यू कलेक्शन में बेहतरी आएगी। लेकिन ये अगेन मैं कहता चलूँ, ये सारे कनेक्टेड हैं। ये सारी इसलिए कनेक्टेड हैं कि अल्टीमेटली कोई एक चीज़ अफेक्ट होती है तो दूसरी चीज़ नेगेटिवली अफेक्ट होती है। तो विल हैव टू फोकस ऑन थिंग्स। अभी जो सूरत-ए-हाल स्टेप्स किए गए हैं इनको कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ना कि कोई और तजर्बा किया जाए और फिर उस तजर्बे के रिजल्ट का इंतज़ार किया जाए। बहुत शुक्रिया जिशान इजाज साहब, आपने हम टाइम दिया। तार बशीर साहब, जैसे अभी मैंने उनसे सवाल किया था टैक्स अहदाफ का, आपको लगता है जिस तरह हमारी बिजनेस एक्टिविटी है और हुकूमती माशी पॉलिसी है, हम टैक्स अहदाफ को पूरा कर पाएंगे? इसमें सर ये जो अब अमेंडमेंट आई हैं, जिस तरह मैंने 114C और 175AA, इसमें टैक्स पेयर बैंकों के दरमियान जो मालूमात का सिलसिला है ये लाजमी करार दिया गया है। इस तरह
तरह के अगर स्टेप लिए गए तो मेरा ख्याल है कि हम टैक्स अदाफ पूरा कर सकेंगे। शेख खुरम साहब, आप क्या समझते हैं, हमारे टैक्स अदाफ महफूज हैं, क्यों हैं? जब इस तरह का आप काम करेंगे, कमर्शियल एक्टिविटी है या एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कोई वैल्यूएबल चीज एक से हाथ से दूसरे हाथ में पास ऑन हो रही है और वो वैल्यूएबल चीज अपने आप में लॉफुल है, कोई ड्रग्स नहीं है, कोई प्रोहिबिटेड सब्सटेंस नहीं है जिसका पूरे मुआशरे को नुकसान है, जिसे हम कहते हैं पब्लिक पॉलिसी के तहत हम इस चीज की ट्रांसफर बैन कर रहे हैं। वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मकान है, प्लॉट है, उससे मुआशरे में किसी को नुकसान नहीं है, वो एक गाड़ी है, लॉफुल गाड़ी है। इस तरह की जो ट्रांजैक्शन है जब आप उसे बैन करते हैं टैक्सिंग पर्पसेस के लिए ही सही, जब आप उसे बैन करते हैं मुल्क में जो मुआशी सरगर्मी है उसे कर्टेल कर देंगे, आपके मुल्क में बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। ये बिजनेस ग्रोथ के एंटी मेजर्स हैं, ये बिजनेस ग्रोथ के खिलाफ हैं। आप टैक्स ग्रो कैसे करा सकते हैं जब आप बिजनेस को अंडर ग्रो करवा लेंगे? तो अगर बिजनेस को डिस्करेज करेंगे, बिजनेस कम हो जाएगा तो टैक्स अहदाफ कैसे ज्यादा हो जाएंगे? ये मुमकिन है कि आप एक या दो टैक्स ईयर या फाइनेंस ईयर्स में टैक्स रिसीट्स आप ज्यादा शो करवा लें या थोड़ी बढ़ा लें टैक्स कलेक्शंस, लेकिन इन द लॉन्ग रन तीसरे साल आपका बिजनेस क्रैश कर चुका हो, आधा नहीं रहेगा तो फिर आप टैक्स कैसे बढ़ा? फिर कई दफा ऐसे है कि हमारे मुल्क में इस तरह के मेजर्स हमारे जैसे मुल्कों में वो बिजनेस बंद करा देते हैं जो फिर कभी नहीं चल सकते, बरसों में खड़े किए होते हैं और वो बंद हो जाते हैं। वो इसीलिए इम्पोर्ट बंद हुई तो माफिया बन गए वो लोग जिनके पास पैसा था। ये वो ब्रॉडर बात है जिसके तहत आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नाफिज किया गया हुआ है। उसमें पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स में शामिल है राइट टू प्रॉपर्टी, जिसमें आप प्रॉपर्टी की एक्विजिशन के ऊपर पाबंदियां नहीं लगा सकते। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पब्लिक पॉलिसी के को मद्देनजर रख के लगाते हैं, वो भी पब्लिक पॉलिसी जैसे मैंने कहा है कि आप भाई ड्रग्स भी एक प्रॉपर्टी है, आप पब्लिक पॉलिसी में उसको बैन ही रखेंगे। तो बात ये है कि जब इस तरह की आप रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो वो फंडामेंटल राइट भी इन्फ्रिंज होगा और उसके नीचे जो छुपी हुई एक इतनी बड़ी बेनिफिट है और फिलॉसफी है वो भी इन्फ्रिंज होगी। दूसरी बात ये है कि फिर एक आर्टिकल 25 भी है, इक्वालिटी, ये इक्वल फुटिंग आपको देना पड़ेगी नॉन फाइलर और फाइलर को। वो उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि आप कोर्सिवली किसी को गर्दन से पकड़कर टैक्स फाइलर नहीं बना सकते। ये एक लिबर्टी है जो देने, सेल्फ असेसमेंट का जो निजाम आपने आपके टैक्स में दिया है, फ्री मार्केट इकोनॉमी में ये देना होता है। आपकी कम्युनिस्ट रियासत नहीं है, आपके इक़दामात ऐसे होने चाहिए। आपने अगर सेल्फ असेसमेंट दी है कि भाई आप खुद असेस करें कि आप टैक्सेबल हैं कि नहीं है, तो यही है ना बेसिक बात। वो असेस करते हैं मैं टैक्सेबल नहीं हूं, गर्दन से पकड़कर आप उसे कैसे रिटर्न फाइल करवा सकते हैं? अच्छा, आपने रिटर्न उससे फाइल करवा लिया, भाई आपको असल में करना यह है कि सेल्फ असेसमेंट का तकाजा यह है कि आपने फील किया कि एक शख्स है फलाना XYZ है, टैक्सेबल शख्स है, वो टैक्स पेयर की डेफिनेशन में आता है। आप उस पर तहकीक करें, तहकीक के पैसिव इक़दामात आपने डिवाइस करने हैं, एक्टिव भी नहीं कि वो घबरा के भाग जाए। अब्बास साहब, आप सही कह रहे हैं। अगर यही आप जिस तरह कह रहे हैं ये तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है, तरक्की पजीर ममालिक में तो ना ही मुमकिन है, क्योंकि यहाँ तो कानून बना के तजर्बा किया जाता है। मेरी गुजारिश है, मेरा कंक्लूजन इतना है कि शॉर्ट टाइम शायद कोई थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए, लॉन्ग टाइम में जो पाकिस्तान का बिजनेस मजीद श्रिंक करेगी इस तरह की पॉलिसी। खुर्रम अब्बास साहब आपको बहुत शुक्रिया, ताहिर बशीर साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।